करना है, क्या क्या करना होगा उसके लिए? बेटा आई एम ऑडिबल, तुम सुन पा रहे हो क्या? ये तो साउंड परफेक्ट आ रही है क्या? साउंड है? ओके ओके।
हेलो हेलो, बेटा आई एम ऑडिबल? अब बताओ साउंड परफेक्ट है या नहीं? यस, ओके। कैमरे की एक्सिस चली गई थी, कोई और एक्सिस ले रहा था, मतलब कहां से चली गई थी पता नहीं। ठीक है, फाइनली ठीक है, सब कुछ ओके है। ओके, और आज हम लोग काफी कुछ करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम हो ही गया यूज। ठीक है, वॉइस बताओ, वॉइस परफेक्ट है? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वॉइस परफेक्ट है? यस। नो वॉइस ऐसे कैसे हो जाएगा यार? वॉइस तो परफेक्ट है। परफेक्ट, ओके, ओके, परफेक्ट, ऑल क्लियर, चलो ठीक है। तो वॉइस परफेक्ट है, एवरीथिंग इज ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, ओके, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। आज बेबी का बर्थडे नहीं होगा, बेबी का बर्थडे मोस्ट प्रोबेबली कल करेंगे। हाँ भाई, आज नहीं होगा, कल होगा बर्थडे। ठीक है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का लाना है सबको। ठीक है, पर उससे पहले आज रात 9:30 बजे जरूर आ जाना एनसीईआरटी चैलेंज में। हाँ, एनसीईआरटी चैलेंज में आज रात 9:30 बजे जरूर आ जाना। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं, जहां मैं डिस्कशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपका एक टेस्ट है वो। ठीक है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, हार्डली 35 मिनट का टेस्ट है। ठीक है, 9:30 से 10:05 या 10:10 तक खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, सिर्फ टेस्ट है, सारे क्वेश्चंस वो लाइव में ही मजा आएगा। ठीक है, मैं 35 मिनट के लिए लाइव क्वेश्चन करूंगा, एक एक प्रॉपर रीड करूंगा, प्रॉपर आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप टिक कर लेना। ठीक है, फिर बाद में मैं उसके सारे आंसर भी बताऊंगा, लास्ट में आंसर बता दूंगा, और फिर मुझे उसमें मार्क्स बताने हैं आपको कि कितने आए। मेरा मानना है कि अगर आपने एनसीईआरटी डीप लाइन ढंग से पढ़ी है, तब भी आप एक आध क्वेश्चन छोड़ोगे, गलत करोगे वहां पर। ठीक है, पर अगर एनसीईआरटी डीप लाइन ढंग से नहीं पढ़ी है, तो आप गलत करोगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, और ये गारंटी है, सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से बनाए हैं, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी हल्का मत लो, एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करके भी, ठीक है, मतलब आप पढ़ के भी गलतियां कर सकते हो। तो एक्चुअल में एनसीईआरटी को आपको एक नए व्यू से पढ़ना है। उस सेशन के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने का नजरिया फिर चेंज होगा। ठीक है, ओके, पर वो लाइव में ही मजा आएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड देखने में मजा नहीं आएगा, रात 9:30 बजे। ठीक है, हाँ, 11th का पूरा है, कंप्लीट 11th है उसके अंदर, एक्सेप्ट 2 चैप्टर मैंने अभी एनसीईआरटी डीप लाइन में नहीं कराए हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल, इसलिए 2 चैप्टर वहां पर भी नहीं है। जब एनसीईआरटी डीप लाइन में दोनों चैप्टर हो जाएंगे, तो आगे कोई सेशन लेके आऊंगा, उसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा पूरा है, पूरा है वो। ठीक है, चलो, तो ये इन्विटेशन दे दिया है मैंने, बच्चा कल, कल आएगा, बर्थडे कल मनाया जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? पर आज 9:30 बजे आना है एडवांस में। ठीक है, चलो, कल बेबी का बर्थडे होगा, तो आज तो हम क्या करा रहे हैं, तैयारी चल रही है आज। ठीक है, बेबी की तैयारी चल रही है, यानी पहले फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर इम्प्लांटेशन होगा, और कल मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करा करके पूरा जेस्टेशन पीरियड कराऊंगा, 9 मंथ में बच्चा कहां से कहां पहुंचेगा, और 9 मंथ के बाद पार्चुरेशन होगा, बच्चा बाहर आएगा, बर्थडे होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ओके, हाँ, कल कोशिश करेंगे हैप्पी बर्थडे कराने की। ठीक है, हाँ, ट्यूसडे को मुझे तरुण सर की क्लास मिल रही है, क्योंकि उनका सेशन लगा हुआ है, तो उस क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मैं नया चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा। ओके, हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, जल्दी करेंगे सेलिब्रेशन। ठीक है, ओके, हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन भी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो, फर्टिलाइजेशन में कुछ मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी कराऊंगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का एक है। ठीक है, वो इसलिए कराता हूं कि नीट वाले 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं उस पर। ठीक है, कैपेसिटेशन के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, इसलिए कैपेसिटेशन को छोड़ूंगा नहीं, रिस्क नहीं लूंगा मैं। ठीक है, जहां जहां प्रोबेबिलिटी है वहां वहां रिस्क नहीं लूंगा। वॉइस लो तो नहीं है भाई? वॉइस तुम तेज करो, मेरी तो वॉइस परफेक्ट है यहाँ पर। हाँ, रिवीजन में कराऊंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टेंशन मत करो, वो तो मैं कराता ही हूँ। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले एक फटाफट रिवीजन कराता हूँ। देखो, ट्रिकली कराऊंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं, प्राइमेट्स के अंदर स्पेशली देखने को मिलती है। अदर अदर देन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स को छोड़ दिए जाएं
तो और एनिमल्स के अंदर एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है, एस्ट्रस साइकिल, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम आता है, उस टाइम उनका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, वो ब्रीडिंग करते हैं और बच्चे पैदा हो जाते हैं, सिंपल तरीका, ठीक है, वो एक अलग चीज है, एस्ट्रस साइकिल। पर प्राइमेट्स की अगर मैं बात की जाए, जिनमें बौद्धिक स्तर थोड़ा सा बढ़ चुका था, जिसके अंदर आप कह सकते हो मंकी, एप और ह्यूमन आते हैं, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए बेटा, ये मिनार्के से, भाई पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है उसको मिनार्के बोलते हैं, अंत जब होता है 50 साल की उम्र पर उसको मेनोपॉस बोलते हैं, ठीक है। मिनार्के से जब ये साइकिल चालू होती है, ठीक है, तो बस ध्यान रखना, पूरी लाइफ के अंदर बहुत कम ओवा का यूटिलाइजेशन हो पाता है, बहुत कम ओवा ओवा का, पर नेचर ने मिलियंस ओवा दिए होते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू डीजेनरेट हो रहे होते हैं, और मेनोपॉज पर आकर के पूरी ओवरी खाली हो जाती है, ओवा से कंप्लीट ओवा का डीजनरेशन हो जाता है, एट्रेसिया हो जाता है, बताया भी था मैंने, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो ये ब्रेन से रेगुलेट होती है, मतलब हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी अगर देखोगे तो वो ओवरी को रेगुलेट कर रही है, और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन यूट्राइन वॉल को रेगुलेट कर रहे हैं, इन सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर ब्रेन डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, तो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, क्लियर है। हाँ, समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अभी एकदम स्टॉप, पूरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने इसकी कुछ फेज बताई थी, ठीक है। मैंने बताया था पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज है, ठीक है, 1 से लेके 5 दिन की फेज होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और ब्लड लॉस भी होता है, अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर के 150 ml के आसपास, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने बताया था एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन क्यों होता है, कौन क्या कारण है इसका, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला मतलब प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल अचानक से डाउन हो जाता है। अच्छा, अचानक से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने वाला कॉर्पस ल्यूटियम अचानक से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला एलएच जो पिट्यूटरी से निकल रहा था, उसकी लाइफ स्पेन लिमिटेड होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रिलीज होता है, और जैसे ही उसका रिलीज होना बंद होता है, 14 दिनों तक रिलीज होता है, तुरंत ही कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बाइकेंस, ठीक है। इस वजह से एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, और लगभग 1 से 5 दिन तक एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, ब्लीडिंग होती है, और इसका स्लज आउट होता है, बाहर निकलती है, ठीक है। बाहर निकालने के लिए नेचर ने उस समय एक हार्मोन के लेवल को बढ़ा दिया, जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जो लोअर एब्डोमिनल पेन क्रिएट कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक होकर के प्रॉपरली बाहर आ जाती है, जिससे कोई इंफेक्शन ना हो पाए, सब कुछ नेचुरल है, एकदम परफेक्टली, ठीक है। समझ गया ना मेरी बात। हाँ, जब एंडोमेट्रियम पूरी प्रॉपरली बाहर आ जाती है, अंदर बिल्कुल एकदम क्लीन, क्लियर हो जाता है सब कुछ, फिर से साइकिल चालू होती है, यानी 5 दिन हो चुके हैं, 6वें दिन से प्रोलीफरेटिव फेज चालू होती है, प्रोलीफरेशन, डिवीजन एंडोमेट्रियम का। तो प्रोलीफरेटिव फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिक हो रही है, एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिक हो रही है, आप समझना मेरी बात, ठीक है, आप समझ रहे हो। पर क्यों हो रही है, क्योंकि इस फेज का एक नाम और है, इस फेज को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि यहां डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल करा कौन रहा है, ठीक है, पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, 6वें दिन से इसका सिक्रेशन ठीक ठाक हो जाता है, और ये डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कराता है, सेकंड प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बनते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता है, नो डाउट एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता चला जाता है, और ये एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कराता है, एंडोमेट्रियम के डिवीजन को कराता है, और एंडोमेट्रियम अगेन बनना चालू हो जाती है। इस तरीके से ये ओवरी और यूट्राइन वॉल दोनों पर इफेक्ट डालता है। पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक साथ कई फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, पर सारे ही फॉलिकल अगर मैच्योर हो गए तो एक साथ कई बेबी हो जाएंगे, पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगी, जो ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है। तो इसको रोकने के लिए मैंने बताया था ऑटोमेटिकली जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा, भाई कई फॉलिकल बढ़ेंगे आगे, कदम तो आगे कई बढ़ाएंगे, पर उनमें जो डोमिनेंट होगा बड़ा साइज का,
वो इनिबिन हार्मोन भी निकालता है एस्ट्रोजन के साथ साथ, और इनिबिन हार्मोन एफएसएच के सीक्रेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से और जो फॉलिकल डेवलप हो रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं कि भाई अभी रुको, तुम्हारी बारी अभी नहीं आई, उसी को जाने दो आगे, एक ही जाएगा, एक ही लीड करेगा, उसको जाने दो आगे, तुम रुक जाओ, तुम अगली साइकिल में जाना, ठीक है। तो डोमिनेंट फॉलिकल आगे बढ़ जाता है, रिमेनिंग फॉलिकल वहीं रह जाते हैं, क्योंकि इनहिबिन एफएसएच के सीक्रेशन को रोक देता है। क्लियर है? अब जो डोमिनेंट है वो आगे बढ़ेगा, सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, ग्राफेन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, और जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और उधर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम बढ़ता चला जाएगा, और वो परफेक्टली थिक हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम फिर से हो गया। 13वां दिन, मान लो 13वें दिन एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर है, एस्ट्रोजन हाई लेवल पर है, जब 13वें दिन एस्ट्रोजन पीक पर होगा तो नो डाउट उस समय वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की घंटी बजाएगा। जैसे ही वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की घंटी बजाएगा, ठीक है, इसको स्टिमुलेट करेगा, तो हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरएच, जो पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएस दोनों निकालेगा, पर डायरेक्टली पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट करेगा एलएच को निकालने के लिए। तो एलएच के सोर्स दो हो गए, तो एलएच की समझ रहे हो सर्ज आएगी, सर्ज का मतलब है तेजी से पीक आएगी, तेजी से पीक आना सर्ज होता है, तेजी से बढ़ जाना सर्ज होता है, ठीक है। और एफएसएच नो डाउट वो भी बढ़ेगा, पर उसकी पीक आएगी, सर्ज नहीं आएगी, ठीक है, तेजी से वो नहीं बढ़ेगा, मतलब एकदम हाई पीक नहीं आएगी उसकी, ठीक है। दोनों की पीक आती है 14वें दिन, ठीक है। पर एलएच की जो सर्ज आती है, पीक आती है, वो ग्राफेन फॉलिकल को रप्चर कर देती है, और ग्राफेन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो निकल करके फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल एलएच के इफेक्ट से धीरे धीरे उसमें ल्यूटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, और बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ रहा है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है, समझ रहे हो। और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा, जो मेनली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना चालू होगा, वैसे ही फीमेल का बॉडी टेम्परेचर कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। फीमेल को पता चल जाता है कि आज थोड़ा फीब्रस कंडीशन है, फीवर जैसा कंडीशन फील हो रहा है, बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल से हटके है, गर्म है, ठीक है, यानी इंडिकेटर है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। यहां से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन थर्मोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, पर साथ में एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन फर्दर थिकनिंग कराएगा, का क्वेश्चन आए थिकनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन, फर्दर थिकनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आफ्टर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन, ठीक है, थिकनिंग कराएगा पर फर्दर थिकनिंग, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम को थिक करा रहा है, और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बना रहा है, वैस्कुलर बना रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात, उसको मेंटेन कर रहा है, समझ रहे हो, उसको ग्लैंडुलर बना रहा है, ग्लैंड की तरह वो यूट्राइन मिल्क को निकालना चालू कर देती है, ठीक है, बहुत एकदम डार्क हो जाती है। क्लियर है? तो दोनों मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। तो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है, एस्ट्रोजन उसको थिक कर रहा है, ठीक है, और दोनों उसको मेंटेन रखते हैं। कब तक? इंतजार होता है कि काश फर्टिलाइज एग यूट्रस में आ जाए, तो हम तैयारी करके रखे हुए हैं, एंडोमेट्रियम हमारी थिक है, यूट्राइन मिल्क भर चुका है, पूरी तैयारी है इम्प्लांटेशन की। अगर फर्टिलाइज एग यूट्रस में आया, ठीक है, तो नो डाउट सीधे इम्प्लांटेशन होगा, मतलब तैयारी पूरी है इम्प्लांटेशन की, कि भाई तुम आओगे तो हम तैयारी पूरी रखे हुए हैं, ठीक है। नहीं आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक समय तक इंतजार करेंगे, समय के बाद फिर से हम, समझ रहे हो, जो भी तंबू लगाए हैं, टेंट लगाए हैं, उखाड़ लेंगे, ठीक है, फिर से नए सिरे से चालू करेंगे अगले महीने कहानी, ठीक है। यानी हर महीने तैयारी होती है, हर महीने तैयारी होती है हैप्पी बर्थडे की, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो आगे की प्रोसेस चलेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से सब, समझ लो, टीन तांबड़ उखाड़ करके ब्लीडिंग होती है, सब निकल के बाहर आ जाता है, क्योंकि तैयारी फ्रेश चाहिए। ऐसा नहीं आज तंबू लगा दिया, ये तंबू अगले महीने भी काम आ जाएगा, ये तंबू उसके अगले महीने भी काम आ जाएगा ना, नेचर रिस्क नहीं लेती है। नेचर कहती है कि हर महीने फ्रेश तैयारी हो, हर महीने सब कुछ एकदम यूनिफॉर्मली प्रॉपर तरीके से हो, हर मंथ एकदम एंडोमेट्रियम परफेक्ट बने, सीक्रेशन परफेक्ट हो, यूट्राइन मिल्क फ्रेश हो, यानी जीवन, जीवन, समझ रहे हो, यहां पर जीवन की उत्पत्ति होनी है, तो कोई रिस्क नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं लेना। तो हर महीने सब चीजें बहुत प्रॉपरली तैयार होती हैं,
ठीक है, तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जब तक LH मेंटेन रहता है तब तक सब कुछ मेंटेन रहता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। पर उसका एक समय अवधि है, वो इंतजार करता है कि भाई 14 दिन के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है भाई, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बना लेंगे, नहीं हुआ तो भाई मैं तो चला, फिर कहानी दोबारा चालू होगी। ठीक है, वही होता है। ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तुरंत LH और FSH का लेवल डाउन होगा, तुरंत कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, तुरंत समझ रहे हो एंडोमेट्रियम का टूटना चालू हो जाएगा, और फिर अगले महीने फिर कहानी चालू होगी मेंस्ट्रुअल फेज के बाद। समझ में आया किस तरीके से पूरी प्रॉपर कहानी चल रही है, किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन ना होने के बाद ये तैयारियां एकदम डिस्कार्ड कर दी जाती हैं, और फिर से पूरे जोश के साथ अगले महीने तैयारी होती है। समझ रहे हो, जोश में कमी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आज डाउन हो गए अब हम उठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हर महीने पूरे जोश के साथ सारी ग्लैंड फिर से एक्टिवेट होती हैं, सब तैयारी परफेक्ट होती है, और फिर इंतजार होता है काश इस बार फर्टिलाइज एग यूट्रस में आएगा, इम्प्लांटेशन होगा, और एक नन्ना मुन्ना बेबी फिर से यहां पर डेवलप होगा। ठीक है, आस होती है, समझ रहे हो, और आस पर ही सब कुछ टिका हुआ है, उस आस पर ही तैयारियां होती हैं, पर नहीं होता। ठीक है, हर बार। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि उनका मनोबल डाउन हो जाएगा, उनका मनोबल मेंटेन रहता है उतना ही। समझ रहे हो ना, यहां तक कोई डाउट है? बस दिन याद रखने हैं, यहां तक कोई डाउट है बेटा? हैप्पी बर्थडे मतलब यूट्रस में मनाया जाएगा? भाई यूट्रस भी तो हैप्पी बर्थडे मना सकता है भाई। समझ रहे हो, तुम हैप्पी बर्थडे तब बनाओगे जब वो बेबी बाहर आएगा, यूट्रस के लिए तो जिस दिन वो एग आया उसी दिन हैप्पी बर्थडे है। समझ रहे हो ना, हाँ, यूट्रस उसी दिन इम्प्लांटेशन करेगा। समझ रहे हो, बेबी आता है तो डे ऑफ बर्थ हम इम्प्लांटेशन, समझ रहे हो, से निकालते हैं, सही मायने में फर्टिलाइजेशन से निकालते हैं। हम मान के चलते हैं कि इस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो इस दिन इम्प्लांटेशन होगा, पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा मैं, टेंशन मत करो, कल कल बताऊंगा। चलो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, समझ आ गया ना? चलो, बहुत सही, बहुत सही, समझ में आ गया, मजा भी आ गया आपको, और हैप्पी बर्थडे भी हो गया। कल करेंगे असली वाला हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अब सुनो यार, अब तुम्हें शायद बुरा लगे जो मैं कुछ बोलने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बुरा ना लगे, हर चीज से मोटिवेट होना है, समझना है चीजों को एक्चुअल में है क्या। ठीक है, बुरा वाली बात नहीं है, समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं इतना कहना चाहता हूं, ठीक है, कि एम्स की जो सीटें हैं लिमिटेड हैं, समझ रहे हो, फर्स्ट रैंक कोई एक ही फोड़ पाता है, समझ गए होगे, फर्स्ट रैंक कोई एक ही फोड़ पाता है, पर 25 लाख बच्चे इस दौड़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एक ही विजेता होता है। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो विजेता कुछ अलग ही होता है। ठीक है, औरों जैसा ही होता है, पर इस दौड़ के अंदर, ठीक है, वो नो डाउट कुछ औरों से बेहतर कर जाता है, इसलिए आगे हो जाता है, होता तो सब एक जैसे ही है। ठीक है, तो समझ रहे हो, यहां पर एक दौड़ होगी जो जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें मिलियंस स्पर्म पार्टिसिपेट करते हैं, कितने, 200 से 300 मिलियन, भाई 1 मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म पार्टिसिपेट करते हैं इस दौड़ में। दौड़ का टारगेट क्या है, एग को फ्यूज करना, एग को फर्टिलाइज करना। ठीक है, तो इस एग के फर्टिलाइजेशन के लिए मिलियंस स्पर्म दौड़ लगाते हैं, कोई एक विजेता होता है, समझ रहे हो ना, और विजेता वो होगा जो सबसे अलग हटके काम करेगा। सब एक जैसे थे, ऐसा नहीं है कि उसको भगवान ने ताकतवर बनाया, वो भी औरों जैसा था। ठीक है, पर रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई। ठीक है भाई, एसिड से भरा हुआ तालाब आया, समझ रहे हो, भक्षण कोशिकाएं आई, पकड़ पकड़ के दैत्यों ने इनको खाया, समझ रहे हो, और बहुत बड़ा भूखे प्यासे दौड़ लगाते लगाते लंबे ट्रैक के बाद अंत में टारगेट तक पहुंचे। उस टारगेट में मोटी दीवार को भेद करके अंदर जाना था, समझ रहे हो, उसमें भी जान लगाई अपनी पूरी की पूरी, जो भेद के अंदर जा पाया वो विजेता कहलाया। पर कोई एक ही जा पाता है, सब नहीं जा सकते। तो यही तो मैं कहता हूं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, समझ रहे हो ना। नो डाउट इस दुनिया के अंदर अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को लेने के लिए आपको आपस में स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेचर चाहती है वो लिमिटेड रिसोर्स उसको मिले जो बेस्ट है, समझ रहे हो, एम्स की टॉप मोस्ट सीट उसको मिले जो बेस्ट है, गवर्नमेंट सीट उसको मिले जो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में लोगों की जिंदगियां होंगी भाई, समझ रहे हो,
अगर तुम बेस्ट नहीं हुए और वहां तक पहुंच गए तो ना जाने कितनी जाने तुम लोगे, ठीक है, ना जाने कितनी जाने लोगे, ना जाने कितनी किडनियां बेचोगे, ना जाने क्या क्या करोगे, जो एक बहुत मतलब जघन्य अपराध है, ठीक है। मेरी निगाह में मैक्सिमम डॉक्टर आज की डेट में जल्लाद हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे उस श्रेणी में आए, जल्लाद वाली श्रेणी में। जल्लाद भी तो एक छोटा टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है। राक्षस, राक्षस से भी बुरा टर्म है, क्या बताऊं। वो चीज बन चुकी है मैक्सिमम डॉक्टर। मैं सारी की बात नहीं कर रहा, अच्छे हैं अभी इसलिए चीजें बची हुई हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है जब तुम इस फील्ड में आओगे और देखोगे। नो डाउट तुम्हारे सामने भी ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, पर ये ध्यान रखना भाई, जाना सबको है, ठीक है। समझ रहे हो, हाँ, तरीके से काम कर लेना तो बेटर है, नहीं तो सब बेकार है, ठीक है। समझ में आया ना, हाँ। पैसा तरीके से भी कमाया जा सकता है, गलत तरीके से। समझ रहे हो ना, क्योंकि अब आज की डेट में वही है ना कि भाई जैसे मैं, ठीक है, वेदांता, वेदांता की कार पार्किंग में गया तो डॉक्टरों की पार्किंग अलग थी, जिसके अंदर मतलब जो लग्जरियस गाड़ियां होती हैं, मतलब टॉप मोस्ट वाली 5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर वाली गाड़ियां, वो लाइन लगी हुई थी डॉक्टरों की, ठीक है, जिनके बॉडीगार्ड्स थे। मैं ये क्या है भाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा इनके पैकेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने, इतने क्यों होते हैं? क्योंकि ये टारगेट पूरा करते हैं। टारगेट कैसे पूरा करते हैं? हम आप जैसे लोगों को काट के। समझ में आया, हाँ, कि अगर इंसान बीमार नहीं है तो उसको बीमार करके, समझ रहे हो ना, 1 लाख 2 लाख नहीं, वो करोड़ तक का बिल पहुंचा सकते हैं। 5 लाख बता करके अगर 80 लाख का बिल बन जाता है तो सोचो ये क्या चीज है, ठीक है। डिट्टो सामने की बात है, बिल्कुल, ठीक है। मदर का मैं इलाज कराने के लिए गया तो मुझे बताया कि ये कंडीशन है, अगर आपके पास बैकअप इतना है, कोई पैनल है, ठीक है, तो आप, आपके केस के अंदर ये करोड़ों में भी जा सकता है। तो समझ रहे हो ना, और कोई क्लियरिटी नहीं है, इसलिए बताया जाता है कि बिना बैकअप, बिना, समझ रहे हो ना, पैनल, पैनल बोलते हैं, वो एक बिना पैनल की बात ही नहीं करते। आपके पास पैनल है या नहीं, आपके पास बड़ा इंश्योरेंस है या नहीं, नहीं तो आप इलाज नहीं करा पाओगे, आप कहीं और देखो। तो ये रियलिटी है, रियलिटी, ठीक है। बीमार नहीं हो तो भी बीमार किया जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है अंदर, ठीक है। और इतना आप समझ रहे हो, इतना मतलब आपका बिल बनाने के लिए आपके संग क्या क्या होगा आपको पता ही नहीं है, ठीक है, रियलिटी है। तो बस वही है चाहत, उसके पास लैम्बोर्गिनी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, ठीक है। पर मैं सच कह रहा हूँ, जितने भी ऐसे डॉक्टर्स जो मैंने देखे हैं, सुपर, मतलब मैं बहुतों से मिला हूँ, अंदर से सब खोखले हैं, खाली हैं, ठीक है। दिखावे में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पर अंदर से जीरो, ठीक है। और तुम ही देख लो, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बात बात कर रहा, दुनिया के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, दुनिया के टॉप मोस्ट लोग हैं, ठीक है, चाहे एलॉन मस्क हो या कोई भी बिल गेट्स हो, अगर इनकी रियल लाइफ देखोगे ना, बिल्कुल खोखले खाली हो चुके हैं अंदर से, अकेले हैं बिल्कुल, ये मान के चलो, ठीक है। पैसा है जो तुम्हें दिखता है, बट वो पीछे अपना सब कुछ छोड़ के चले आए हैं, ठीक है। अब एकदम इस स्थिति पे आ गए, पैसा बहुत है पर अंदर से खाली हो चुके हैं, जीरो, ठीक है, अंदर से, समझो डिप्रेस्ड हैं। ये मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत सारे आप मैगजीन्स पढ़ते होगे, आपको पता होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, दौड़ लगाओ, अच्छा बनने के लिए लगाओ, टारगेट को फोड़ो, अच्छा बनने के लिए फोड़ो, ठीक है। समझ रहे हो, अपने अंदर क्वालिटी लेकर के आओ, बस मैं इतना जानता हूं, ठीक है। आपको लोग मतलब पूछें यार वो डॉक्टर चाहिए मुझे तो, ठीक है, मुझे उसी से इलाज कराना है, वही बेस्ट है, वो छू लेगा तो हम सही हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप कर लो। समझ, यही एक्चुअल में तुम्हारे साथ जाएगा, बाहर बाकी तुम्हारे संग कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये रियलिटी है। और मेरी एक्सपेक्टेशन है यार, मेरे जो बच्चे हैं वो राक्षस तो नहीं बनेंगे, जल्लाद तो नहीं बनेंगे, एक आध डाइवर्ट होता है वो जाने दो, बट मैक्सिमम केस के अंदर वो बहुत जेन्युइन, बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनने वाले हैं, ये पता है मुझे, ठीक है। तो वो सीधी सी बात है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ मिलियंस स्पर्म पार्टिसिपेट करते हैं इस दौड़ के अंदर, कोई एक वहां तक पहुंच पाता है। क्यों पहुंच पाता है? क्योंकि उसके सामने भी एसिड से भरा हुआ तालाब आता है, वेजाइनल ट्रैक्ट प्रॉपर एसिडिक होती है, वहां मैक्सिमम स्पर्म मारे जाते हैं, ठीक है। फिर उसको क्रॉस करते करते आगे मैक्रोफेज मिलती हैं, भक्षण कोशिकाएं, वो स्पर्म को पकड़ पकड़ के खा जाती हैं, ठीक है। उस ट्रैक को भी वही क्लियर कर पाएगा जो वहां उस समय तेज दौड़ लेगा। तो पता होना चाहिए कि भाई ये समय, ये स्थिति आएगी, यहाँ आपको अपग्रेड करना है, वो स्थिति आएगी उसमें आपको अलग अलग तरीके से अपग्रेड करना है। वहां पहुंच करके भी एनर्जी बचानी है, आप खूब दौड़ लगाई, खूब दौड़ लगाई, खूब दौड़ लगाई, एग के पास पहुंच गए, बिल्कुल सामने एग है, एग की दीवार तुम्हारे सामने है, और वहीं दम तोड़ दिया तुमने, तो तुमने क्या भेद कर लिया? कुछ नहीं, तुम भी औरों की तरह हो। खूब मेहनत करी, पूरी साल मेहनत करी, एग्जाम के 2 दिन पहले आपने बीमार हो गए, समझ रहे, डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी के शिकार हो गए, जीरो हो गया ना सारा का सारा।
अब पूरी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि ये समय आएगा मैं डाउन होऊंगा पर मुझे डाउन नहीं होना, ये समय आएगा डाउन होऊंगा डाउन नहीं होना, और एग्जाम से पहले अपने को और टाइट रखना है, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सारी ताकत उड़ेल देनी है, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस समय जो चल रहा है ना, इस समय ये 50% कोर्स हो जाता है। ठीक है, और बच्चे का मैक्सिमम क्या आ रहा है, तुम ईमानदारी से बताना मुझे कमेंट के अंदर, बच्चे के मन में ये आ रहा है कि सर हम पढ़ तो जा रहे हैं, ठीक है, करंट वाले टेस्ट हम दे पा रहे हैं, जो आज मैंने पढ़ा उसका टेस्ट होगा मैं दे लूंगा, पर अगर मुझसे 4 चैप्टर पीछे का या पूरी 5 चैप्टर पीछे का टेस्ट जब आता है ना, तो मैं डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम रिवीजन नहीं कर पाते और बिल्कुल एकदम पढ़ाई छोड़ ही देते हैं, लगता है अब क्या होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, पीछे का रिवीजन नहीं हो पा रहा मुझसे, ऐसा कुछ होता है क्या? ये रियलिटी है बेटा इस समय, क्योंकि इस समय 50% कोर्स होने के बाद, और टीचर क्या कर रहा होता है, उसको कोर्स टाइम से कराना है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, टीचर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। समझ रहे हो ना, बच्चे की स्पीड नहीं बढ़ी है, टीचर ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, बच्चा परेशान है कि रिवीजन कैसे करूं भाई। ठीक है, तुम तो बढ़ाए जा रहे हो और टेस्ट दिए जा रहे हो, और एक फोबिया, टेस्ट में मार्क्स कम आए तो घर वाले डंडा मारेंगे। ठीक है, मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं भाई, पढ़ क्यों नहीं रहे, खुद का डीमोटिवेशन हो रहा है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं भाई। ठीक है, अब टेस्ट में मार्क्स कैसे लेकर के आए सर, हम करंट का पढ़ें या पुराना रिवीजन करें? पुराना रिवीजन करें तो बहुत टाइम लगता है भाई, एक सब्जेक्ट थोड़ी ना है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। ठीक है, कहां से इतने सारे चैप्टर का रिवीजन करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाए? ठीक है, तो सर लगता है छोड़ दो, टेस्ट ही मत दो। ठीक है, कौन करेगा रिवीजन? ठीक है, फिर धीरे 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 जब पूरा कोर्स खत्म हो जाता है और बारी आती है पूरे रिवीजन की, तो सर अब क्या करें? ठीक है, इतना सारा हो गया, ऐसा लग रहा है शुरू से फिर से पढ़ना पड़ेगा, अब तो फिर से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि सब भूल चुके हैं पीछे का। ये यार बहुत ये जेन्युइन चीजें हैं, बहुत जेन्युइन चीजें हैं जो पकड़ नहीं पाते हम, और बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर तुम इनको पकड़ लो ना, तुम सही करो, सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाओ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये एक्चुअल में है बेटा, ये रियलिटी है। ठीक है, समझ पाओ ना, तब तुम समझोगे कि वाकई में चल क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। तो बस यही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस 25 लाख में से जो इसको मैनेज कर लेता है, पढ़ सब रहे हैं, जो मैनेज कर लेता है और यहां तक पहुंच जाता है एग तक, वही अंदर एंटर करके विजेता कहलाता है। बाद बाकी के तो भीड़ समझ दौड़ का पार्ट बनते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाद बाकी के तो उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? इतनी भीड़ नहीं होती तो शायद इतनी ताकत भी नहीं लगा पाता, ये भीड़ है, मेहनत कर रही है इसलिए ताकत लगा पा रहा है और आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, कंपटीशन समझ में आया ना, बिना कंपटीशन के आगे कैसे बढ़ जाएगा? तो सीधी सी बात है, वजानल ट्रैक के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं, यूट्रस के अंदर ओनली लगभग 10,000 के आसपास स्पर्म पहुंच पाते हैं, और नियर द ओवा कुछ 100 स्पर्म पहुंच पाते हैं, और उनमें से कोई एक ओवा के अंदर एंटर कर पाता है और फर्टिलाइज कर पाता है। ये एक्चुअल में कहानी है, मिलियंस में से एक। ठीक है, तो वही कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। कुछ पे बातें बताऊंगा, स्टार्टिंग की बातें हैं, थोड़ा समझ लेना। ठीक है, सुन लेना, क्योंकि बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर सीमन जब निकलता है क्लॉटेड फॉर्म में होता है, सर ऐसा क्यों? पर वजानल ट्रैक में एंटर करने के बाद वो डीक्लॉट हो जाता है, सर ऐसा क्यों? नेचर ने क्लॉटेड क्यों बनाया उसको, डीक्लॉटेड फॉर्म में क्यों रिलीज नहीं कराया स्पर्म? अब समझाता हूं। नेचर चाहती है जब तुम दौड़ लगाओ, नहीं सीटी बजे, बंदूक की गोली चले, उस समय तुम अपना हाई पोटेंशियल यूज करो। ठीक है, क्योंकि दौड़ साधारण दौड़ नहीं है भाई, ये दौड़ एक जीवन को उत्पत्ति देने की दौड़ है। ठीक है, और इसमें वही विजेता होता है जो सब में मिलियंस स्पर्म में बेस्ट है, हर कोई नहीं जीत सकता। यानी अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं, आप हम सब जितने भी दुनिया में लोग दिख रहे हैं, वो मिलियंस स्पर्म में से एक बेहतरीन स्पर्म का रिजल्ट है। जो तुम हो जाते हो ना कि सर नहीं है दम, नहीं है, डिप्रेस हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हो रहे हो, तुम मिलियंस स्पर्म में से बेस्ट स्पर्म का रिजल्ट हो, ऐसे थोड़ी ना है। समझ रहे हो? हाँ, टेस्ट ट्यूब भी थोड़ी ना हो तुम। ठीक है, कि कैसा भी स्पर्म हो लेके फर्टिलाइज करा दिया, बेस्ट स्पर्म का रिजल्ट हो, तो तुम्हें तो फोड़ना ही पड़ेगा भाई। समझ में आया नहीं आया? हाँ, यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब सीमन रिलीज होता है फीमेल ट्रैक में तो क्लॉटेड फॉर्म में होता है, क्योंकि फीमेल ट्रैक में आते ही जब एसिडिक मीडियम मिलता है, तब कुछ एंजाइम होते हैं उस एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं और उस क्लॉटेड सीमन को डीक्लॉट करते हैं, तब स्पर्म वहां से दौड़ लगाना चालू करते हैं,
एकदम तेजी से दौड़ लगाना चालू करते हैं तब, क्योंकि आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मेंटेन रहे। समझ में आई या नहीं आई? यस, बिल्कुल सही लिख रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, बेस्ट। ठीक है, तुम सही लिखे, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लिए मैंने। ठीक है, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, भाई क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन क्या है, कई लोग को लगता है कि सर स्पर्म आया, ओवा को फ्यूज कर गया, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी, समझना। फर्टिलाइजेशन एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, समझना। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। एक ओवा से स्पर्म अटैच होगा आकर के, इसको सिनगैमी बोलते हैं। सबसे पहले सिनगैमी होगी, क्या कहते हैं इसको, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब दो टाइप के गैमीट का आपस में अटैच हो जाना, फिर इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करेंगे, प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी। जब इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएंगे तो इसका न्यूक्लियस आमने सामने आ जाएंगे, फिर कैरियोगैमी होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी, इनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगी, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। और कैरियोगैमी की होने के बाद इनके क्रोमेटिन आपस में फ्यूज कर जाएंगे, क्रोमेटिन। समझ रहे हो? एम्फी मिक्सिस होगी, एम्फी मिक्सिस। तब जाकर के जायगोट बनेगा। यानी अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन के सारे स्टेप हैं। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन में होता है, प्लाज्मोगैमी भी फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, कैरियोगैमी भी फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, एम्फीमिक्सिस फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, तब फाइनली जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन में। यानी फर्टिलाइजेशन अकेला मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना नहीं है, फ्यूज होने से जायगोट तक के बनने की पूरी कहानी है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि कहां से, भाई गैमीट के फ्यूज होने से लेकर के जायगोट तक के बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, यह है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट, दो हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज करते हैं, टू हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज करते हैं। ईच कंटेन्स, भाई पता है दोनों के अंदर कितने कितने होंगे, 23 मेल के अंदर होंगे और 23 फीमेल के अंदर होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। इसकी वजह से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट में 46 क्रोमोसोम होंगे, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। यानी सिनगैमी से लेकर के फाइनल फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। ठीक है, खाली गैमीट का फ्यूज होना ही फर्टिलाइजेशन नहीं है। कुछ मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, कैपेसिटेशन, क्योंकि नीट में क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है कैपेसिटेशन के ऊपर। एनसीईआरटी में कैपेसिटेशन नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। सोचो आज जो मैं चैलेंज ले रहा हूं उसमें ओनली एनसीईआरटी ले रहा हूं, और तब मैं बोल रहा हूं तुम पूरे नहीं कर पाओगे। अगर मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी देना चालू कर दूं तो तुम हिला भी नहीं पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं पेपर को हल्के में मत लेना। एनसीईआरटी से भी पेपर ऐसा बनता है कि तुम गलतियां करके आओ, वो आज शाम को देखेंगे। ठीक है, शाम को 9 बजे, 9:30 बजे। ठीक है, तो कैपेसिटेशन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, कैपेसिटेशन एनसीईआरटी में नहीं है, पर कैपेसिटेशन में 3 नीट में क्वेश्चन आए हैं। अब तुम देख लेना, तुम्हारा मन करे तो करना। इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। मतलब एक लाइन में कहा जाए, स्पर्म का तैयार होना। स्पर्म तो आ गए, सर दौड़ में हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो भाई तू तैयार है दौड़ के लिए, नहीं है? हाँ सर तैयार हूं, तू तो हिलडुल रहा है भाई, तुझमें तैयारी कहां से आ गई, तुझमें दम ही नहीं है वो दौड़ लगाने की। तू तैयार हो पहले, ठीक है, 2 दिन अच्छे से खा पी, तंदुरुस्त बन, ठीक है, तब तू दौड़ में पार्टिसिपेट करेगा। तो दौड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होना, प्रिपेयर होना, एग को फर्टिलाइज करने के लिए आपके पास सारे के सारे सब साज और सामान की उपलब्धि होना, इसको कहते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एक्टिवेट होना, ठीक है, स्पर्म का
ओवा को फर्टिलाइज करने के कैपेबल बनना, ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तब जाकर के स्पर्म ओवा को जाकर के, समझ रहे हो, फोड़ के अंदर जा पाता है। ये 3 स्टेप जरूरी हैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी इसको लिखती है, एक लाइन लिख रखा है एनसीईआरटी ने कि रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जैसे मानो आपको मैं एक हैंड ग्रेनेड देता हूं कि जा बेटा तू जाके ओवा की वॉल पे फोड़ दे, अंदर घुस जाएगा, ठीक है, पर मैं पिन निकालना भूल गया उसकी, ठीक है, तो ये दे दिया मैंने और तुम गा दौड़ के जा रहे हो, माँ ये माँ करके और उठा करके वही वहीं गिर गया वो तो, सर सारी मेहनत बेकार, वो तो फूटा ही नहीं। अरे मैंने भाई पिन ही नहीं निकली थी, तुझे पिन निकालना भी सिखाना था, जब तू पिन निकालेगा नहीं तो फोड़ेगा क्या, समझ में आया ना। हैंड ग्रेनेड हाथ में पर पिन ही नहीं निकाली तो फोड़ोगे क्या, समझ में आया। तो सारी चीजें, एक एक चीज भी अगर कहीं कमी हो गई ना तो तुम ओवा की वॉल को नहीं फोड़ पाओगे। तो स्पर्म के पास भी हैंड ग्रेनेड होता है, यस, लाइसोसोम से भरा हुआ, एक्रोसोम ऊपर भरा होता है ना, एक्रोसोम, उसमें एंजाइम्स भरे होते हैं लाइक अ लाइसोसोम, ठीक है। हाँ, तो अगर वो थैली मजबूत है तो फटेगी नहीं। तो सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन्स का रीअरेंजमेंट करना है जिससे कि वो उस लायक हो जाए कि ओवा की वॉल पर जाकर के क्रैक कर दे, ठीक है, ब्रेक कर दे, तभी एंटर कर पाएगा। तो वही चेंज है। तो क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। तो सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट यानी पिन को पकड़ के खींचना। अब दौड़ लगाओ भाई, ठीक है। इसमें 3 स्टेप आएंगे, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म। यानी एक लाइन में कहा जाए, ये स्पर्म का हेड है, इसके ऊपर ये एक्रोसोम है, ठीक है, ये इसके नीचे टेल है ऐसे। अब यहां पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं, इनका रीअरेंजमेंट कि भाई इस लायक हो जाना कि ये फोड़ पाए, ये फोड़ पाए। अब देखो चेंज हो गया, प्रोटीन में चेंज कर दिया मैंने। अब ये तैयार है ओवा को फोड़ने के लिए, पहले तैयार नहीं था, अब तैयार है। मैंने इसके जो हैंड ग्रेनेड के पिंस है ना वो खींच दिए, ठीक है, अब तैयार है ये, समझ रहे हो। हाँ, अब तैयार है, ठीक है। अब आ जाओ, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर इजैकुलेशन इन वजाइनल ट्रैक। एक लाइन में कहा जाए कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म का एक्टिवेट होना, तैयार होना, ठीक है, वजाइनल ट्रैक में एंटर करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम किया हमने, कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोप्रोटीन सबको जो क्या किया, इनका रीअरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो, जो यहां पर लगे हुए थे। दूसरा क्या किया, डायल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। डीकैपेसिटेशन फैक्टर का मतलब अब स्पर्म को एक एसिड के तालाब से गुजरना है, उस तालाब के अंदर जितना पानी भर दोगे वो जितना डाइल्यूट हो जाएगा उतना आपके निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, समझना मेरी बात। तो सीमन जब रिलीज होता है वजाइनल ट्रैक के अंदर, ठीक है, तो वहां पर कुछ फ्लूइड रिलीज होने चालू होते हैं जो स्पर्म को आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं कि भाई तुम एसिड से निकल पाओ, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो ये स्टेप जरूरी है, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म, ठीक है। स्पर्म में कैल्शियम की एंट्री बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम आयन अगर एंटर नहीं करेंगे ना इसके अंदर, तो कैल्शियम आयन इसका एक्सीलेटर है। जितने कैल्शियम आयन स्पर्म में एंटर करेंगे उतना ही स्पर्म की मोटिलिटी तेजी से बढ़ेगी, उतना ही स्पर्म तेजी से आगे खुल के आगे मैक्रोफेज भी मिलने वाले हैं, ठीक है, उन सबसे बच के आगे निकल पाएगा। एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म कॉजिंग मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, पास थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स से पास करेंगे और यूट्रस में पहुंचेंगे फाइनली, ठीक है, एम्पुलरी रीजन में पहुंचेंगे, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो इन चीजों का होना जरूरी है। कैल्शियम अगर कम है तो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, ये अरेंजमेंट नहीं कर रहे हो तो नहीं काम हो पाएगा। फीमेल ट्रैक में डाइल्यूशन नहीं हो रहा, फ्लूइड रिलीज नहीं हो रहा, तो स्पर्म के मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये 3 स्टेप होते हैं जो स्पर्म को काबिल बनाते हैं ओवा को फर्टिलाइज करने के, ठीक है। इसको कैपेसिटेशन बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन वजाइनल ट्रैक आफ्टर इंसेमिनेशन, यानी अंदर एंटर करने के बाद, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, कोई खास नहीं है, बस एक लाइन इतनी पूछी जाती है कि एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है। कैपेसिटेशन का मतलब ही है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर एजैकुलेशन इन वेजाइनल ट्रैक, बस। अब आ जाओ, अब स्पर्म पहुंच चुका है कहां पर, ओवा के सामने, सामने ओवा है, इधर स्पर्म है।
अब स्पर्म ओवा से फ्यूज करना चालू करेंगे, बंद मिलना चालू करेंगे, यानी एक ओवा आपके सामने है, ये ओवा है। अरे भाई बहुत समझना अच्छी तरीके से, ओवा है, ठीक है। तो ओवा के आसपास लगभग 250 के आसपास स्पर्म पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म पहुंच रहे हैं, अरे भाई पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कोई पहुंच चुका है, समझ रहे हो। ये स्पर्म क्या कर रहे हैं, ओवा के पास पहुंच रहे हैं, और ओवा की सरफेस पर ताले लगे होते हैं, ताले, ये ताले, इन तालों को खोलना है। स्पर्म के पास इनकी चाबी है, स्पर्म के पास इन तालों की चाबी है, ये चाबी है। जो स्पर्म इस ताले के अंदर अपनी चाबी लगा देगा, अंदर पहले लगा देगा, वो अंदर पहले एंटर कर जाएगा, ठीक है। ताले को एग्लूटिनिन्स कहते हैं या फर्टिलाइजिन कहते हैं, और चाबी को एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं, ठीक है। जैसे कभी आपने सोचा कि कुत्ते का ओवम गधे के स्पर्म से फर्टिलाइज कर सकता है क्या, जरा बताओ, ठीक है। या एक स्पीसीज के ओवा दूसरी स्पीसीज के स्पर्म से फर्टिलाइज कर सकते हैं, नहीं नहीं। तो आखिर क्या है भाई, है तो ओवा और स्पर्म, हेप्लॉइड है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट आपस में फ्यूज नहीं कर सकते, ये ताला और चाबी, समझ रहे हो। फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन ओवा के पास होते हैं, और एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन ये प्रोटीन्स होते हैं जो स्पर्म के पास होते हैं। जब तक ये ताला और चाबी सही तरीके से नहीं मिलते, तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं होगी, आप समझ रहे हो, यस, आगे की प्रोसेस नहीं होगी। और इनके मिलने को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। जब चिपक जाएंगे ना आपस में, तो इसको क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन, इसके लिए टर्म यूज करते हैं एग्लूटिनेशन, ये एनसीईआरटी का टर्म है। एनसीईआरटी ने क्या टर्म तो सारे यूज कर लिए हैं, पर समझाया कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। जब तक स्पेसिफिक लॉक में स्पेसिफिक की नहीं जुड़ेगी, तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा और स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। स्पर्म की एंट्री तभी होगी जब ताला है, चाबी सही लगाओगे। तो भाई जो चाबी पहले लगा देगा, दरवाजा उसका पहले खुल जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, तब कहानी चालू होगी। इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ स्पर्म लगभग इतने अटैच टू द सरफेस ऑफ एग, इसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। एंड एक्रोसोम स्टार्ट रिलीजिंग द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, जिसको स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन, तब कहानी चालू होगी। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, तो पहले ताला खोलना है, ताला खोलने के बाद एंटर करना है, अंदर तक एंटर नहीं करना, फिर दीवारें मिलेंगी, ओवा की दीवारें, उनको तोड़ना है इन स्पर्म लाइसिन से। जो तोड़ के अंदर पहले जा पाया वही विजेता कहलाया। तो पूरी प्रक्रिया समझनी है इसकी, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा इसको प्रॉपर डायग्रामेटिकली। एक क्लास ज्यादा लग जाए पर मैं समझाऊंगा बेटा इसको प्रॉपर, है ना। बर्थ कल की जगह परसों करा दूंगा, परसों तो नहीं, मतलब परसों तो संडे है, मतलब ट्यूसडे को एक क्लास मिल रही है ना, उसमें करा दूंगा, ठीक है। पर कराऊंगा प्रॉपर, है ना। अब सुन लो, ये ओवा है, समझना, ये ओवा है, जोना पेलिसिडा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवा की, और ऊपर देखोगे ना तो यहां पर सेल्स होते हैं, ये कोरोना, याद आया ना, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, वही ग्रेन्युलोसा सेल का मॉडिफिकेशन, एग के स्ट्रक्चर में दिखाया भी था मैंने, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये एग है, और इस जोना पेलिसिडा के ऊपर खास टाइप के ताले भी बताया था ना मैंने, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन लगे होते हैं, एक दिखा दे रहा हूं, ऐसे सबके ऊपर लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, सब जगह लगे होंगे, पर एक दिखा दो समझ में आ जाएगी।
इनसे आकर के स्पर्म जुड़ेगा, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, तब आगे कोई प्रोसेस होगी, ठीक है। और ये सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं एक एसिड के थ्रू, इसको बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। तो पहली जो दीवार बनती है ओवा के सबसे आसपास, वो इन छोटे छोटे सेल्स के मिलने से बनती है, जो हाइल्यूरोनिक एसिड सीमेंट होता है एक तरीके से, उसकी वजह से चिपके हुए हैं। ये ओवा का एक्चुअल में स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। तो उसमें 3 लेयर। अच्छा, अंदर क्या होगा ओवा के अंदर? ओवा के अंदर ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको मियोसिस रुकी हुई मिलने वाली है आपको, किसमें? मेटाफेज सेकंड में। अरेस्ट है तभी होगी, आगे बढ़ेगी जब स्पर्म की एंट्री होगी। स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो मियोसिस कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, एक पोलर बॉडी पहले से अंदर होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी दिखा, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, पहले से ही बैठी है। सेकंड पोलर बॉडी भी यहां चली जाएगी इसी स्पेस के अंदर, पोलर बॉडी। ये एग्जैक्ट ओवा का स्ट्रक्चर है। तो ओवा के अंदर जो आपको लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं? तो सबसे पहले क्या है? कोरोना रेडिएटा, ये जो दिख रही है ना, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ठीक है। जो अंदर लेयर दिख रही है ना आपको, ये जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, समझना। और ये जो दिख रहा है ना, ये हाइल्यूरोनिक एसिड है, हाइल्यूरोनिक एसिड। आपको हाइल्यूरोनिक एसिड को तोड़ना है, कोरोना रेडिएटर को तो तोड़ना है, जोना पेल्यूसिडा को तोड़ना है, तब जाकर के आप अंदर एंटर कर पाओगे। इतनी चीजें तोड़ने पड़ेंगी। आप इसको तोड़ने के लिए ये क्या? अरेस्ट इन मेटाफेज सेकंड रुका हुआ है, ठीक है। चलो अब हम इधर स्पर्म की बात कर लेते हैं भाई। ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, और स्पर्म के न्यूक्लियस के आगे क्या होता है? एक्रोसोम। ये आप जानते हो, ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम के अंदर क्या होंगे? एंजाइम्स। ये भी आप जानते हो, उसमें एंजाइम्स होंगे, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं इनको। ये सारे एंजाइम्स कहीं ना कहीं ओवा की वॉल को तोड़ने का काम करते हैं। इसके अंदर क्या होगा? क्रोमेटिन होगा। न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन होगा। डायरेक्ट टेल दिखा देता हूं, ये स्पर्म की टेल है। टेल है, ये स्पर्म है। ठीक है। स्पर्म के एक्रोसोम के अंदर ऊपर क्या है? ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम में क्या है? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, अभी बताया ना, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को? स्पर्म लाइसिन। यानी इसके अंदर क्या है? स्पर्म लाइसिन है। किसके अंदर? एक्रोसोम के अंदर। कौन कौन से स्पर्म लाइसिन एक्रोसोम के अंदर हैं, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अंदर कौन कौन से स्पर्म लाइसिन है? एक तो हाइल्यूरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होगा, हाइल्यूरोनिडेज। दूसरा होगा कोरोना रेडिएटर को तोड़ने के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और जोना पेलिसुडा को तोड़ने के लिए होगा जोना लाइसिन। जोना लाइसिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोसिन। ये आपको पता होना चाहिए कि जब स्पर्म ओवा के सामने आता है
तो ओवा की इन तीनों दीवारों को तोड़ने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो स्पर्म से बाइंड करेगा। स्पर्म के पास जो प्रोटीन होते हैं, स्पर्म के पास जो प्रोटीन होते हैं वो तो होते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग, बताई दिया पिछली वाली में स्लाइड के अंदर। तो एग्लूटिनेशन की मैकेनिज्म के अंदर ये आपस में एक दूसरे से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये एंजाइम इसको तोड़ेगा, ये एंजाइम इसको तोड़ेगा, ये एंजाइम इसको तोड़ेगा, तब जाकर के स्पर्म अंदर एंटर कर पाएगा। इसको बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं? एक्रोजोमल रिएक्शन। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, सारे क्वेश्चन, एक एक कोई छूटेगा ही नहीं। यहां तक समझ में आया नहीं आया? कुंदन कह रहा है नहीं नहीं सर, बेबी हमें कल ही चाहिए। भाई को बेबी कल ही चाहिए, इतना उतावला है भाई। अरे भाई, जोनालाइसिन, हाँ जोनालाइसिन। जोनालाइसिन को ही हम एक्रोसिन बोलते हैं, जोनालाइसिन को ही हम एक्रोसिन बोलते हैं। चलो ठीक है, भाई को कल ही बेबी चाहिए। ठीक है, चलो समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? अब ये चीज समझना, ये तो पोलर बॉडी है, मैं एडिशनल चीजें दिखा बता दूं आपको। तो मैंने यहाँ पोलर बॉडी लिख दी है, ये पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्पेस दिख रहा है ना, पेरीविटलाइन स्पेस। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कौन किसके पास क्या है, किसको कौन क्या तोड़ेगा। ठीक है, चलो ये आपकी एक रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद कहानी आगे बढ़ेगी। अब फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन आएगा? जोनल रिएक्शन आएगी, कॉर्टिकल रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो अब आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन। अभी बताया मैंने आपको। देखो, स्पर्म ने क्या काम किया, स्पर्म ने पूरी दम लगा करके तीनों लेयर को तोड़ दिया। अरे भाई, थोड़ा बहुत बच्चों से बात भी नहीं कर पाऊं, बताओ मैं बच्चों से मजा ले सकता हूं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक बायोमोलिक्यूल, अरे बेटा देखो देखो, एक्चुअली तुम समझो मेरी बात, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर मैं जा नहीं पा रहा। ठीक है, ऑफलाइन पटना के अंदर मेरी प्रेजेंस नहीं हो पा रही थी, हाथ में बहुत ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम है। तुम अगर एक्सरे दिखाऊंगा, तुम दिखाया था मैंने एक बार, हड्डी है ही नहीं, सिर्फ समझ लो लोहे की चीजें पड़ी हुई हैं जॉइंट में, तो ठीक है, उससे काम चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ऑफलाइन में नहीं जा पा रहा, तो कोई तो हो जो कॉमन टॉपिक जो कि थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो तरुण सर ने बायोमोलिक्यूल कॉमन टॉपिक था कि वो भी कराते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं करा दूंगा सर ऑफलाइन के अंदर। फिर बात ये आई कि सर ऑफलाइन में और ऑनलाइन के अंदर एक ही टीचर पढ़ाएगा, दो अलग अलग टीचर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि समझ लो पेड के अंदर एक ही कंटेंट जाएगा, टेस्ट पेपर जो भी कुछ है। ठीक है, तो इस वजह से फिर ऑनलाइन में भी तरुण सर ने कहा मैं ही लूंगा। ठीक है, तो इसलिए तरुण सर दोनों जगह करा रहे हैं, ऑफलाइन में करा रहे हैं कि मजबूरी है मेरी। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी डीप लाइन कराऊंगा। तो एनसीईआरटी डीप लाइन से अगर आपको
काम चल जाए तो आप उससे आप काम चला लेना। मतलब ये है कि नीट में उससे बाहर नहीं जाएगा, नीट पूरा आपका मिल जाएगा, गारंटी है। ठीक है, इस बात की तो मैं अगर प्रॉमिस कर रहा हूं तो है। बहुत कम लेक्चर के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 6 लेक्चर के अंदर पूरा बायोमोलिक्यूल नीट से बाहर नहीं जाएगा, भूलोगे भी नहीं, और मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन नहीं होगा, ये गारंटी है। बस इतना कह सकता हूँ। तो वो मैं एनसीईआरटी डीप लाइन में करा दूंगा, जिस बच्चे को करना है तो वहां से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सर ऑलरेडी अच्छा कराते ही हैं, पर उनका कंटेंट थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक होता है, बढ़िया सा। ठीक है, तो वो तुम यहाँ से भी कर लो, सर का डिटेल समझ लो डीप में अच्छे से जा करके। ठीक है, और एनसीईआरटी डीप लाइन, एनसीईआरटी को डीप में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो दोनों वैरायटी मिल जाएंगी, तुम्हारी इच्छा है, जैसी चाहो वैसे कर लो। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब समझना, तुमने कभी ऐसा मतलब गाड़ी देखी है जिसके टायर में छेद हो रखे हो? बचपन में साइकिल थी, ठीक है, और दोस्तों के पास भी होती थी, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बड़ा मजा आता था वहां पर। ठीक है, तो और क्या करते हैं, साइकिल को मतलब जब आप स्कूल में एंटर करते हो, लेट आते हो, तो साइकिल में वो सूजे डाल देते थे, वो तो मतलब टायर को खराब कर देते थे। अब टायर तो चेंज होगा नहीं, तो टायर चेंज नहीं होता था, तो टायर में होल हो जाते थे। अब ट्यूब जो अंदर का होता था ना, वो उन होल से बाहर निकलता था इस तरीके से। कभी ऐसा देखा है आपने? टायर में होल हो गए हैं और ट्यूब उन होल से बाहर निकल रहा है ऐसे। ठीक है, प्रेशर है अंदर भाई, प्रेशर की वजह से ट्यूब तो बाहर निकलेगा ना। देखा है आपने कभी? यस सर, देखा है। ओके, देखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे तुम भी जीवन जीवन जिए हो। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, वो बच्चे जीवन जी रहे हैं जो वास्तव में हर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जो बहुत ऐश और आराम में रह रहे हैं। वो जानते नहीं है एक्चुअल में जीवन है क्या। आप समझ रहे हो, जीवन तभी जिया जा सकता है जब आप हर तरीके की परिस्थितियों से गुजरो। आपने देखा है कि डाउन क्या होता है, तभी आप अप का मजा ले पाओगे। आपने डाउन देखा ही नहीं है तो आपका मजा कहां से ले लोगे? आप बताओ, आप जानते नहीं हो आप क्या होता है, क्योंकि आप हमेशा नॉर्मल प्रोटेक्टेड कंडीशन में रहे हो आप। जो एक्चुअल में स्ट्रगल करता है, एक्चुअल में लाइफ वही जीता है, ध्यान रखना। समझ रहे हो? हाँ बेटा, बिल्कुल सही। जिन्होंने देखा है ना, वो फटा हुआ टायर से झांकता हुआ निकलता हुआ ट्यूब, समझ रहे हो, उसको पता होगी ये वाली बात। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ, स्पम के जो एंजाइम थे, इन्होंने कोरोना रेडिएटा को तोड़ दिया, हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ दिया, जोना पेलिसुडा को भी तोड़ दिया। अब अंदर क्या था, पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है हाई प्रेशर से, और उसको कौन होल्ड किए हुए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन्ही सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे ही यहां होल होगा, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे से उठ जाएगी ऊपर, इधर छेद की तरफ, ये उठ गई, ये बाहर निकल गई, ये ऐसे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर आ गई। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि ऊपर होल कर दिया था इस स्पम ने, और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। यहां से चीजें प्रारंभ हो जाएंगी फर्टिलाइजेशन की। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। Contact of acrosome stimulate the development of outgrowth by the plasma membrane of oocyte called fertilization cone, या cone of reception to receive the incoming sperm। यहां से sperm की एंट्री होगी, ये बन गया फर्टिलाइजेशन कोन। अब बताओ, समझ में आया? बिल्कुल प्यारे तरीके से समझना, यहां से कहानी चालू होगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बना, स्पर्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया, टच करते ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चार्ज चार्ज चेंज हो जाएगा, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। क्यों हो जाएगा चार्ज चेंज? क्योंकि इसके टच करते ही इस मेम्ब्रेन पर क्या लगे थे? इस मेम्ब्रेन पर चैनल लगे हुए थे। चैनल बना देता हूं थोड़ा सा मैं। इस मेम्ब्रेन पर चैनल बने हुए थे, पूरा ही ना बना करके उसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा, तभी चैनल साफ समझ में आएंगे आपको। अच्छा, एक्रोसोमल इसी में दिखाना, अगले में दिखा देंगे। समझना, ठीक है। अब देखो,
जैसे ही स्पर्म इसकी मेम्ब्रेन को टच करता है, ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम आयन अंदर आएंगे, कोई डाउट? और सोडियम आयन अंदर आती है, अंदर का चार्ज कैसा हो जाएगा मेम्ब्रेन का? पॉजिटिव। बाहर का कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। मेम्ब्रेन तुरंत ही डीपोलराइज हो जाएगी। एनसीईआरटी में दे रखा है, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। समझ रहे हो? यस। इसके से क्या होगी? सोडियम की एंट्री करते ही मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज हो गई। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। नेचर चाहती है कि जैसे एक ओवा ही आगे बढ़ा, एक स्पर्म ही ओवा के अंदर एंटर करे, और एक से ज्यादा स्पर्म ओवा के अंदर एंटर कर गए ना, तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी भाई। पर नेचर नहीं चाहती पॉलीस्पर्मी, नेचर चाहती है मोनोस्पर्मी मेंटेन रहे, एक ही स्पर्म एंटर करे। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, तो जो स्पर्म टच किया था, जो टच किया था पहली बार, वो तो एंटर कर जाएगा, और रिमेनिंग स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीपोलराइज मेम्ब्रेन को कोई भी स्पर्म, ठीक है, क्रॉस करने में अनकेपेबल होगा। आई या नहीं आई? ठीक है। तो ये डीपोलराइजेशन क्या काम करेगा? फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। यानी एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकेगा। ठीक है, ठीक है। तो दो स्टेप हुए। पहले फर्टिलाइजेशन कौन बना, मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, डीपोलराइज होती फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हुई, ठीक है, पर शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। हाँ भाई, ट्विंस बेबी कैसे होते हैं? सब्र करो, अभी ट्विंस तक पहुंचेंगे, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। इफ पॉलीस्पर्मी अकर देन, भैया एक तो ओवा में तुम कितने स्पर्म घुसेड़ोगे भाई? ठीक है, एक ओवा में तुम ज्यादा स्पर्म एंटर करा दोगे तो क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे, टेट्राप्लॉइड हो जाएंगे, हेक्साप्लॉइड हो जाएंगे, हम अंतरिक्ष के प्राणी बन जाएंगे भाई। मूवी देखी है? ठीक है। थर्ड एलिमेंट मूवी का नाम था थर्ड एलिमेंट। उसका डीएनए ट्रिपल हेलिक्स डीएनए था, अंतरिक्ष का प्राणी था, उसके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो एनिमल के अंदर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है अभी आज की डेट में, ठीक है। प्लांटों में पॉसिबल है, पॉलीस्पर्मी पड़ा है ना प्लांट के अंदर। यस, डिफरेंट टाइप की ब्रीड आती हैं, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, प्लांट में पॉलीस्पर्मी पड़ा होगा भाई। अरे भाई ये मूवी में था, मूवी में, मूवी का बता रहा हूं मैं, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, मूवी की बात चल रही है, ठीक है। सच में मत तुम यार, तुम्हें कुछ ये समझाता हूं, तुम असली में ले जाते हो। हाँ, कोकोनट एग्जाम्पल दे रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके अलावा आज की डेट में बहुत सारी ब्रीड आती हैं, ठीक है। गेहूं की ब्रीड आती है, ठीक है, ये भी पॉलीप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं इसको, पॉलीप्लॉइडी। यस, अभी जेनेटिक्स में पढ़ते हो पॉलीप्लॉइडी, यस, पॉलीप्लॉइडी। चलो, समझ में आ गया। फास्ट ब्लॉक पर छोटे टाइम के लिए, क्योंकि मिली सेकेंड के लिए होती है। फास्ट ब्लॉक क्या करती है भाई? स्पर्म से कहती है जल्दी से एंटर कर जा, हम थोड़ी देर की देर रोके हुए हैं, नहीं तो एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाएंगे। तो स्पर्म कहता है कि भाई थोड़ी देर रोक के रखो, रोक के रखो, मैं आ रहा हूं, रोक के रखो, मैं आ रहा हूं, क्योंकि मेरे आने के बाद गेट बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? कहीं इसके आने के बाद और स्पर्म पीछे से ना कूद जाए। तो एक स्लो ब्लॉक होती है, टाइम लगता है, क्योंकि दीवार बनाई जा रही है कि जो स्पर्म एक बार एंटर कर गया
वो कर गया, उसके बाद कोई दूसरा एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस गैप के अंदर, भाई दो दीवारों के बीच में गैप दिख रहा है ना, पेरीविटलाइन स्पेस, इसके अंदर एक मटेरियल भर दिया जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू, और एक सॉलिड बॉल बन जाती है, जो अगेन पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है, पर ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये भी एक प्रोसेस है, पर स्लो प्रोसेस है, इसको मैं अगले अगले स्लाइड पे दिखाऊंगा, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कैसे होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। स्लाइड है, नहीं है, आ जाओ कॉर्टिकल रिएक्शन, पूरा समझा ही देता हूं मैं। कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें तुम्हें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में रुकी हुई मियोसिस चलती कैसे है, सब कुछ हो जाएगा, और आगे आगे क्या क्या पूरा एम्फीमिक्सिस करा दूंगा इसी के अंदर। ये आपका जोना पेलिसोडा थी, ग्रीन कर देते हैं भाई इसको, ठीक है, जोना पेलिसोडा थी, समझ गए होगे। इसके नीचे विटलाइन मेम्ब्रेन भी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे भाई, ठीक है। यहां पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, एक को फ्यूज करके दिखा देता हूं, बाद बाकी के नहीं। ये हैं, ये हैं, ये हैं। जिंदगी वही है जिसमें स्ट्रगल है, स्ट्रगल नहीं किया तो जिंदगी जी क्या है यार, सच में सच्चाई तो यही है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या भरे होते हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, इन वेसाइकल्स में भरे हुए हैं। अब देखो, जैसी मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, समझना, अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे डीपोलराइज मेम्ब्रेन होती है ना, तो सिग्नल इसके पास भी चला जाएगा, और ये कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन। सारा कैल्शियम आयन तेजी से बाहर आएगा, कैल्शियम आयन एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। ये कैल्शियम आयन क्या काम करेंगे, इन वेसाइकल से करेंगे, कहेंगे कि फ्यूज हो, जो न्यूरॉन्स में करते थे ना वही चीज यहां पर होगी, और ये कैल्शियम आयन इन वेसाइकल्स को फ्यूज कराना चालू कर देंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये अपने ग्रेन्यूल्स को इसमें भरना चालू कर देंगे, और एक नई लेयर बननी चालू हो जाएगी। टाइम लगेगा पर परमानेंट लेयर होगी, जो अदर स्पर्म की एंट्री को अंदर रोकेगी। इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ये क्या हो रहा है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी चल रही है, कॉर्टिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और धीरे धीरे एक नई लेयर बन रही है जो स्पर्म की एंट्री को रोकेगी। चलो ये समझ में आ गया। अब ये कैल्शियम आयन एक काम और करते हैं, अब कैल्शियम आयन क्या काम करते हैं, ठीक है, ये कैल्शियम आयन रीस्टार्ट करते हैं अरेस्टेड मियोसिस को।
जो मेटाफेज सेकंड के अंदर रुकी हुई थी, रीस्टार्ट अरेस्टेड मियोसिस जो मेटाफेज सेकंड में रुकी हुई थी, और अरेस्टेड मियोसिस रीस्टार्ट होगी तो अगेन क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ नंबर वन सेकंड पोलर बॉडी, नंबर टू फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रो न्यूक्लियस दोनों चीज बन चुके हैं, ठीक है। अब सेकंड पोलर बॉडी तो यहां चली जाएगी, वही फर्स्ट पोलर बॉडी भी थी, सेकंड भी चलेगी, फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी। अब अंदर स्पर्म पूरा पूरा एंटर कर चुका था, स्पर्म की एंट्री हो चुकी थी, स्पर्म अंदर आ चुका है। ओवा का स्पर्म में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, सारी चीजें डिजेनरेट कर जाएंगी, सिर्फ इसका न्यूक्लियस बचेगा। ओवा का हैप्लॉइड न्यूक्लियस ये आ गया, दोनों आमने सामने हैं, पोलर बॉडी बाहर चली गई, तो अब क्या होगा? ये आपस में फ्यूज करेंगे, ये फ्यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे दिखाता हूं। सबसे पहले क्या होगा फ्यूज करने के लिए, ठीक है, समझना। स्पर्म का, ओवा का प्रोन्यूक्लियस आमने सामने है, समझना। तो सबसे पहले क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, फ्यूज। इसके अंदर क्या होंगे? क्रोमेटिन, ये भी क्या होंगे? क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्या हो रही है? ये कैरियोगैमी हो रही है, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। और फाइनली क्या हो जाएगी? एम्फीमिक्सिस। दोनों के क्रोमेटिन आपस में क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे और एम्फीमिक्सिस हो जाएगी। दोनों के क्रोमेटिन आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एम्फीमिक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस। और इसके बाद बनता है जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। भाई एंटायर स्पर्म एंटर कर जाएगा, स्पर्म की सारी चीजें डिजेनरेट कर जाएंगी, सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस बचेगा। स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस, इनको दोनों को प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। इनके प्लाज्मा आपस में फ्यूज कर जाएंगे, फिर उनके क्रोमेटिन आपस में फ्यूज कर जाएंगे, एम्फीमिक्सिस हो जाएगी और जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट तक की कहानी समझ में आई है नहीं आई ये बताओ? जायगोट बना दिया है, अब जायगोट के बाद मैं क्लीवेज स्टार्ट करूंगा। जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होती है, उसको क्लीवेज बोलते हैं। माइटोटिक डिवीजन इन जायगोट क्या बोलते हैं? क्लीवेज। आप बताओ समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। एनसीईआरटी की एक एक वर्डिंग का मैं प्रॉपर डायग्राम बना के समझा रहा हूं। यस, जायगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन यहां पर आके कंप्लीट हुआ, फर्टिलाइजेशन यहां आकर के कंप्लीट हुआ। रूपाली आज तू मत बोल बेटा छुट्टी के लिए, अभी क्लीवेज करा के छुट्टी करूंगा आज मैं। मोहित, नोट्सों के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। नोट्स मेरे रैंडम नहीं होते, नोट्स मेरे बहुत सिंक्रोनाइज हैं और बहुत सिस्टमेटिक वे में है। मतलब इस सिस्टमेटिक वे में है कि बहुत सारे टीचर्स, इंडिया के बहुत सारे टीचर्स इन नोट्स को डायरेक्टली फॉलो करते हैं बिना कुछ चेंज किए, ठीक है। कुछ बेचारे डर की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं और कचरा कर लेते हैं, ठीक है। पर कुछ बहुत बड़े बड़े टीचर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के डिट्टो कॉपी करते हैं, कलर तक, रंग भी कॉपी करते हैं। ऐसा कलर किया तो कलर भी चेंज मत करो, कलर चेंज कर दो। बट वो बोलते हैं हम कॉपी कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं कि यार हम एमडी सर की कॉपी करते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं कोई दिक्कत होती, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है यार, करते तो हैं यार, बच्चों तक चीजें तो पहुंच रही हैं यार अच्छी, ठीक है। समझ रहे हो ना? समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है बेटा? चलो कोई डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। अब ये समझ में आ गया कि सर जायगोट तो बन गया, एक डिप्लॉयड सेल होती है जायगोट, ठीक है, पर जायगोट डायरेक्टली तो इम्प्लांट नहीं होता ना। इम्प्लांट एक बॉल होती है, जायगोट जितनी बड़ी होती है, आप पता जायगोट कितना बड़ा होता है, या एम्ब्रियो कितना बड़ा होता है जो इम्प्लांट करता है? सरसों से भी छोटी एक राई होती है, राई सरसों से छोटी होती है। यस, छोटी सी होती है, बहुत छोटा दाना होता है राई का। अगर आप इडली खाते हो, इडली, इडली में राई डाली जाती है, बहुत सारी चीजों में राई डाली जाती है। तड़का लगाते हैं तो राई का लगाते हैं, राई जानते हो, राई सरसों ही होती है, पर छोटे साइज की होती है, ठीक है। ढोकले में, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बच्चे ने सही बोला, ढोकले में भी राई डाली जाती है, ढोकला, यस। यस, ढोकले में राई डाली जाती है, हाँ। सोचो राई जितना बड़ा एम्ब्रियो होता है जिसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्राइन वॉल से, राई जितना बड़ा, सोचो इतना छोटा। हाँ, ब्लैक कलर की होती है, डोसे में भी पड़ती है, बिल्कुल सही। हाँ, राई जितना बड़ा एम्ब्रियो होता है, तुम्हें क्या लगता है एम्ब्रियो बहुत बड़ा होता है? राई जितना बड़ा होता है, सरसों के दाने जितना, जो इम्प्लांट करता है, ठीक है, और इम्प्लांटेशन के बाद उसका डेवलपमेंट होता है, धीरे 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 बड़ा होता है, ठीक है। तो समझना, अब यहां एक ऐसी माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं जिसमें सेल तो डिवाइड कर रही है, पर टोटल एम्ब्रियो का साइज कांस्टेंट है। आप समझ रहे हो, सेल तो डिवाइड कर रही है, पर टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स कांस्टेंट। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसको समझने के लिए पहले आपको नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन, वैसे आप पढ़ चुके हो सेल साइकिल बहुत बार, पर मैं हिंट दे रहा हूं कंपाइल करने के लिए, समझना। मान लो ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सेल है। अगर मैं कहूं ये डिवीजन करनी है इसको, तो डिवीजन करने के लिए पहले क्या करेगी, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ाना पड़ेगा। सेल का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के सेल डिवीजन होगी और दो बराबर की सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल डिवीजन होगी। यानी अगर मैं आपसे सेल डिवीजन की बात करूं तो पहले सेल अपने साइज को बढ़ाती है, तब सेल डिवाइड करती है और एक से दो डॉटर सेल बनती हैं, ये आप पढ़ चुके हो, याद आया? हाँ, साइज बढ़ेगा, फिर जाकर के दो डिप्लॉयड सेल बनेंगे। इस तरीके के माइटोटिक डिवीजन होती है, नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें आप जानते हो, हम फेज भी पढ़ाते हैं आपको, जैसे हम बताते हैं, सबसे पहले G1 फेज आती है, फिर S फेज आती है, फिर Z2 फेज आती है, फिर M फेज आती है, ऐसे बताते हैं ना आपको। S फेज में आप जानते हो सेल का जो क्रोमेटिन होता है वो एक से दो में डिवाइड हो जाता है। G1 फेज और G2 फेज में सेल तैयार होती है, G1 फेज में सेल S फेज के लिए तैयार होती है, G2 फेज में सेल, ठीक है, एम फेज के लिए तैयार होती है। एम फेज के अंदर एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाती है, यहां सेल की डिवीजन हो रही है, यहां क्रोमेटिन की डिवीजन हो रही है। नॉर्मल केस में आप ऐसे ही तो जानते हो, तभी तो नॉर्मल सेल का साइज और डॉटर सेल का साइज कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। सेल का साइज कांस्टेंट तभी तो रहेगा जब आप क्या करोगे, साइज को बढ़ाओगे और दो इक्वल साइज में फिर से टूट जाएंगे, तो मैटरनल सेल और डॉटर सेल हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। ये चीज आपको पता है ना सभी को? भाई हमारे यहाँ राई का ऑयल खाते हैं, तुम राही पर ही पढ़े हो, पोहे में भी पड़ती है, हाँ बेटा पोहे में भी पड़ती है, बहुत सारी जगह पड़ती है। अब राई भूल जाओ, ठीक है, अब क्लीवेज पर आ जाओ।
ये तो सबको पता है ना ये वाली बात। ये नॉर्मल सेल डिवीजन बता रहा हूं मैं। एक डिप्लॉयड सेल दो डॉटर डिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होगी तो पहले साइज बढ़ेगा, तभी कन्वर्ट होगी। और साइज बढ़ता है तभी तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आपस में इंटरेक्ट करते हैं और सेल डिवीजन इनिशिएट होती है। समझ रहे हो? हाँ, साइक्लिन तभी बनते हैं जब सेल का साइज बढ़ेगा। अगर सेल का साइज नहीं बढ़ेगा तो साइक्लिन नहीं बनेंगे, और साइक्लिन नहीं बनेंगे तो सेल कभी डिवाइड नहीं करेगी। सेल साइकिल में हम सब पढ़ चुके हैं। यस या नो? यस सर, पता है, सबको पता है। अब यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो सर क्लीवेज क्या होती है? क्लीवेज एक ऐसी डिवीजन है जिसमें सेल का साइज घटता चला जाता है और क्रोमेटिन बढ़ते चले जाते हैं। अब समझ में आएगा। देखो मैं समझा दूं, एक डायग्राम बनाता हूं। अगर मैं क्लीवेज की बात करता हूं ना, देखो क्लीवेज में ये नॉर्मल सेल है, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा भाई। जैसे एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाएगी, दो सेल चार सेल में डिवाइड कर जाएंगे, चार सेल समझना आठ सेल में डिवाइड कर जाएंगे, आठ सेल 16 सेल में डिवाइड कर जाएंगे। समझ रहे हो? सेल का साइज छोटा होता जा रहा है पर ऑल ओवर साइज कांस्टेंट है। समझ रहे हो? जबकि नॉर्मल में क्या होता है, डॉटर सेल और प्रिंटर सेल का साइज बराबर होता है, छोटा नहीं होता। तो इसके लिए यहां पर कौन सी फेज आ रही है? G1 और G2 फेज। G1 और G2 फेज में सेल अपने साइज को बढ़ाते हैं। तो ऐसी डिवीजन जिसके अंदर G1 और G2 फेज एब्सेंट हो, ग्रोथ फेज एब्सेंट हो, समझ रहे हो, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो क्लीवेज एक ऐसी रैपिड माइटोटिक डिवीजन है जिसमें ऑल ओवर साइज कांस्टेंट रहता है पर सेल का साइज रिड्यूस होता जाता है, क्रोमेटिन का साइज बढ़ता जाता है क्योंकि ग्रोथ फेज इसमें एब्सेंट रहती है। ठीक है? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज अ रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट विच कन्वर्ट सिंगल सेल जाइगोट इनटू मल्टीसेलुलर मॉर्यूला। जब तक कि मल्टीसेलुलर मॉर्यूला नहीं बन जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। जाइगोट इनटू मल्टीसेलुलर मॉर्यूला। क्लियर है? ड्यूरिंग क्लीवेज टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल साइज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है? ड्यू टू बोथ G1 G2 फेज यहां पर नहीं है, एब्सेंट है, इसीलिए G1 G2 होते तो रिमेन साइज टोटल साइज कांस्टेंट नहीं होता। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, ये रेशियो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? साइटोप्लाज्म तो उतना ही है पर न्यूक्लियस क्रोमेटिन का नंबर बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो? साइटोप्लाज्म तो टोटल उतना ही है पर यहां पर क्रोमेटिन दो हैं, यहां क्रोमेटिन चार हैं, यहां क्रोमेटिन आठ हैं, यहां 16 हैं। समझ रहे हो? क्रोमेटिन का नंबर बढ़ता जा रहा है, साइटोप्लाज्म कांस्टेंट है, तो ऑल ओवर रेशियो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। यहां तक कोई डाउट? ऑल ओवर रेशियो बढ़ेगा, नो डाउट। ठीक है? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज बिकॉज टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म सेम, डीएनए कंटेंट इंक्रीज। कोई डाउट? डीएनए कंटेंट बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ते जा रहे हैं। यहां दो ब्लास्टोमियर हैं, यहां चार ब्लास्टोमियर हैं, यहां आठ ब्लास्टोमियर हैं, यहां 16 ब्लास्टोमियर है। सब क्या है? ब्लास्टोमियर। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ते जा रहे हैं और साइज ऑफ ब्लास्टोमियर घटता जा रहा है। क्लीवेज एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर मॉर्यूला। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? ठीक है? साइज भाई, ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, ऑल ओवर साइटोप्लाज्म कांस्टेंट है। इस टाइप के डिवीजन को हम क्लीवेज बोलते हैं।
कब तक होती है? जब तक कि मल्टी सेलुलर मॉड्यूला नहीं बन जाता। मॉड्यूला क्या है बताता हूं अभी, ठीक है, आ रहा हूं मॉड्यूला पर। ठीक है, ये मॉड्यूला है, सॉलिड बॉल लास्ट में, ये मॉड्यूला है, मॉड्यूला। सॉलिड बॉल नहीं बन जाती तब तक ये डिवीजन चलती रहेगी। 16 सेल की सॉलिड बॉल, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर, यस, 16 सेल का मलबरी लाइक स्ट्रक्चर मॉर्यूला कहलाता है। 16 सेल का 8 सेल वाली स्टेज को भी मॉर्यूला बोलते हैं। इनकी छोटी छोटी सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। अब मुझे बताओ ये समझ में आया नहीं आया? अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? मेरिडोनल क्लीवेज ये नहीं पढ़ाई जाती बेटा, एक जमाने में पढ़ाते थे। टाइप्स ऑफ क्लीवेज भूल जाओ, अब एक जमाने छूट चुके हैं। वो भी ह्यूमन में नहीं, हम फ्रॉग उसमें, सॉरी, रैबिट में पढ़ाते थे टाइप्स ऑफ क्लीवेज के अंदर। जमाने चेंज हो चुके हैं, पढ़ाई चेंज हो चुकी है तब से तो, ठीक है। तो ये क्लीवेज के स्टेप्स हैं, सारे स्टेप मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिए हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं समझ में नहीं है। ये एक डायग्राम ऐसी बना दिया है मैंने। ये जाइगोट है, ये 2 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है। यहां डायरेक्टली हमने 16 सेल स्टेज दिखा दिए, 16 सेल स्टेज है। इसको मॉरूला बोलते हैं। और मोरुला के बाद सीधा ब्लास्टुला बनता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, जिसमें कैविटी बन जाती है, इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। और इस स्टेज को ब्लास्टुला बोलते हैं। यहां तक क्लीवेज आपको देखने को मिलेगी मोरुला तक, ठीक है, मोरुला तक क्लीवेज आपको देखने को मिलेगी। ये सारी स्टेज कहां पर होती हैं? फैलोपियन ट्यूब में। कैसे होती हैं ये दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो, यहां समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, सबको बनाना है। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने एनसीईआरटी के अलावा ये डायग्राम ले लिया है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, देखो समझना, यहां से ओवा निकल के ये यहां से यहां फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, ठीक है। इसको जायगोट, सॉरी, इसको सेकेंडरी ऊसाइड बोलेंगे। ओवा या सेकेंडरी ऊसाइड। यहां से स्पम आ रहे थे, ये स्पम आ रहे हैं, ये स्पम आ रहे हैं, ये स्पम आ रहे हैं। स्पम इस सेकेंडरी ऊसाइड का फर्टिलाइजेशन करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2 सेल स्टेज बनेगी। ये 2 सेल स्टेज, डायरेक्ट 2 सेल, जायगोट से सीधे 2 सेल स्टेज बनती है, ठीक है, 2 सेल स्टेज। एकदम नहीं, पहले क्या होगा, कैसे बनेगी? जायगोट बन गया, ये दोनों पोलर बॉडी आ गई, ये जायगोट से ही डिवीजन चालू हो जाती है, जायगोट से ही, ठीक है। और ये प्रक्रिया चालू होती है और एक दिन के अंदर आके कंप्लीट 2 सेल डिवाइड हो जाती हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से 2 सेल बन जाती हैं। तो आफ्टर 1 डेज 2 सेल स्टेज आ जाती है फर्टिलाइजेशन की। आज फर्टिलाइजेशन हो गया तो कल 2 सेल स्टेज बन जाएगी। अगले दिन आकर के, दूसरे दिन आकर के 4 सेल स्टेज आ जाती है। तीसरे दिन आकर के 4 से 8 हो जाएंगे, 8 सेल स्टेज आ जाएगी। और चौथे दिन आकर के 8 से 16 सेल स्टेज आ जाएगी। 8 और 16 दोनों को मॉरुला बोलते हैं, अर्ली मॉरुला एंड लेट मॉरुला, पर बोथ आर मॉरुला। एक जमाना था हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, ठीक है, यस, दोनों ही सेल मॉरुला हैं, ठीक है। पर इन सबके आगे जोना पेल्यूसिडा ऑलरेडी प्रेजेंट है, जोना पेल्यूसिडा पहले से प्रेजेंट है। जोना पेलिसिडा इनके आगे पहले से ही प्रेजेंट है, देखो ऑलरेडी लगी हुई है। जब तक ये लेयर है तब तक ये प्रोटेक्टेड है, समझाता हूं क्यों। जोना पेलिसिडा,
ठीक है, तो मोरुला के अंदर जोना पेलिसिडा होती है, यहां तक जोना पेलिसिडा होती है। अब क्या होगी, हैचिंग। अब जब तक जोना पेलिसिडा है ना, तब तक इसका इंप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। नेचर ने जोना पेलिसिडा को सोच समझ के बनाया, क्योंकि ये सारी स्टेज कहां पर है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। सारी स्टेज कहां पर नजर आ रही है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। भगवान या नेचर चाहते थे कि ऐसा ना हो ये स्टेज चिपक जाए फैलोपियन ट्यूब में और फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो बन जाए। समझ रहे हो? तो कहीं ऐसा ना हो ये एग चिपक जाए फैलोपियन ट्यूब में और यही इंप्लांटेशन हो जाए। तो इंप्लांटेशन को रोकने के लिए यहां पर क्या होती है, जोना पेलिसिडा प्रिवेंट इंप्लांटेशन अदर देन यूट्राइन पार्ट। यूट्रस के अलावा कहीं और इंप्लांटेशन को रोकने के लिए जोना पेलिसिडा लगी रहती है। अब इंप्लांटेशन कराना है भाई, अब ये कहां एंटर करेगा, यूट्राइन वॉल के अंदर, यूट्रस के अंदर। तो जैसे ही यूट्रस में एंटर करेगा और इसकी जोना पेलिसिडा को हटाना जरूरी है, ये नहीं हटी, ये नहीं हटी तो इंप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां एक प्रक्रिया होगी हैचिंग। जैसे एक लार्वा एग को फाड़ के बाहर निकलता है ना, तो ऐसी हैचिंग होगी। हैचिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ जोना पेलिसिडा। जैसे जोना पेलिसिडा हट जाएगी और अंदर एक कैविटी बन जाएगी ब्लास्टोसील। अब ये नॉर्मल स्टेज नहीं है, ये वो चीज बन चुकी है जिसका इंप्लांटेशन होगा, ब्लास्टोसिस्ट। क्योंकि इसमें ब्लास्टोसील बन चुकी है और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट विदाउट जोना पेलिसिडा। इसमें जोना पेलिसिडा नहीं है, ब्लास्टोसील बन चुकी है, ब्लास्टोसिस्ट है, इनर सेल मास सारी सेल एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, साइज इसका इस तरीके से आ गया है, ये तैयार है इम्प्लांटेशन के लिए। समझ रहे हो? छठवें दिन की कहानी है, छठवें दिन की कहानी है। और सातवें दिन आकर के ये यूट्राइन वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और हो जाएगा इम्प्लांटेशन। और क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। यहां आकर के इम्प्लांटेशन होता है। अब बताओ यार, यहां तक समझ में आया नहीं आया? फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है, फिर आपका जायगोट बना। जायगोट बनते ही टू सेल स्टेज आ जाती है दूसरे दिन, वो पहले दिन के अंत में आकर के। फिर दूसरे दिन के अंत में 2 सेल से 4 सेल बनती हैं। तीसरे दिन के अंत में फैलोपियन ट्यूब में आकर के, ठीक है, 8 सेल। और चौथे दिन के अंत में आकर के 16 सेल स्टेज बन जाती हैं। ये सारी स्टेज फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती हैं। और 16 सेल स्टेज वाला मॉरुला फैलोपियन ट्यूब से छलांग लगाता है यूट्राइन वॉल से होता हुआ अंदर, यूट्राइन मिल्क के अंदर, अंदर एक लिक्विड भरा होता है उसमें। और वहां आकर के एक प्रक्रिया होती है हैचिंग, यानी इसकी जोना पेलिसिडा रिमूव होती है, तब जाकर के इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूट्राइन वॉल। ठीक है, मॉरुला के बाद ब्लास्टुला बनता है और उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं कैविटी बनते ही। इसका इम्प्लांटेशन होता है, जिसकी पूरी प्रक्रिया है जो मैं समझाऊंगा। यहां तक समझ में आया नहीं आया? सिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हैचिंग होती है ना, तो जोना पेलिसिडा को फाड़ के ये ऐसे निकलता है जैसे मानो एक सिस्ट है, जिसके चारों तरफ एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, और अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। और जो लेयर होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जिसका इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन या उसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। अब बताओ, नोट्स नहीं मूवी दिखा रहे हैं सर? यस, पूरा मूवी की तरह विजुलाइज करो तो मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। और जब ये प्रोसेस होती है रिमूवल ऑफ जोना पेलिसिडा, बस इस समय गलती हो सकती है, यहां पर आइडेंटिकल ट्विंस बन सकते हैं। समझ रहे हो? यस, आइडेंटिकल ट्विंस जैसे लव कुश। समझ रहे हो? आइडेंटिकल ट्विंस जैसे लव और कुश, यहां पर गलती होती है, उसकी वजह से लव कुश जैसे बच्चे बन जाते हैं।
अब बताओ। यस, लवकुश का फॉर्मेशन यहां मिस्टेक होने की वजह से हुआ, यहां पर हैचिंग के टाइम पर। ठीक है, जो मैं कल कराने वाला हूं पूरा प्रोसेस ऑफ हैचिंग, कि हैचिंग कैसे होती है और एक आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बन सकता है। और सियामेस ट्विंस भी बन जाते हैं यहां पर, जिनके हाथ पैर कहीं जुड़े रह जाते हैं, पेट जुड़ा रह जाता है, सर जुड़ा रह जाता है, सियामेस ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल डाइजाइगोटिक ट्विंस तो एक कॉमन बात है भाई, एक से ज्यादा ओवर रिलीज हो गए तो दो ट्विंस मतलब एक साथ बनेंगे। एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है, एक गोरा भी हो सकता है, एक काला भी हो सकता है, एक लंबा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है। समझ रहे हो, वो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आइडेंटिकल ट्विंस या सियामेस ट्विंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक का डायग्राम आपको बना के लाना है। अब हैचिंग को कल मैं समझाऊंगा और इम्प्लांटेशन को। ठीक है, हैचिंग और इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू कर दूंगा पूरा का पूरा मैं। यस, हैचिंग और इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू कर दूंगा। ओके, यहां तक प्रॉपर समझ के आना, कल रिवीजन के चक्कर में मत पड़ना, इतना आपको प्रॉपर तरीके से समझ के आना है। समझ रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने, पूरी कहानी समझाते हुए, कुछ है नहीं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और ठीक है क्लीवेज क्या है, दो चीजें मैंने करा दी हैं। क्लीवेज के बाद इम्प्लांटेशन, हैचिंग थोड़ा समझ, इतना हैचिंग वैसे बहुत है पर हैचिंग समझनी है। ट्विंस वाली बात तो कल समझा दूंगा बात, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल नहीं है इतना, बस रिमूवल ऑफ जोरो पेरासोडा हैचिंग बोलते हैं, और इम्प्लांटेशन को समझाना है। पर हैचिंग कल समझाते हुए इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद सीधा मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराऊंगा कल। समझ में आई या नहीं आई? यस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस इज आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, समझे, क्योंकि इसके बाद की कहानी आज पॉसिबल नहीं है, हैचिंग में कल ही कराऊंगा। अब बताओ। ठीक है, थैंक यू बोल दें आज, आज के लिए तो थैंक यू बेटा। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, और लगभग लगभग चैप्टर में एंड करा दूंगा, फिर भी अगर कुछ बचता है तो ट्यूसडे को करा के नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हेडिंग तो नए चैप्टर की पड़ेगी उसके अंदर, क्योंकि नए चैप्टर में मैं ओवरव्यू समझा दूंगा पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो हिस्ट्री कहानी है ना, कहानी पूरी सुनाऊंगा आपको। ठीक है, कि WHO आया, उसने क्या लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या था, समझ रहे हो, बला 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 करके मैं पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, ओके, यहां तक कोई डाउट है बेटा? चलो ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं कल। ठीक है, यस, फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म चाहिए होता है एंटर करने के लिए, पर सारे स्पर्म उसकी एंटर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर सारे स्पर्म नहीं होते तो उसकी वॉल वीक नहीं होती, कोशिश तो सारे कर रहे हैं, वॉल कमजोर हो रही है, कोई एक उसमें एंटर कर जाता है। ठीक है, ओके बाय, आज रात में मिल रहे हैं बेटा 9:30 बजे, भूल मत जाना, आज रात 9:30 बजे। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी जज्बा जोश आग लगी है तो, समझ रहे हो, हाँ, तो आज जरा सा भी आपके अंदर है तो आज रात में आप 9:30 बजे मिल रहे हैं। ठीक है, उसमें एनसीईआरटी चैलेंज के अंदर। ठीक है, और यार ईमानदारी से बताना कितने कर पा रहे हो। ठीक है, ओके, बाय बेटा, बाय 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 बाय, रात 9:30 बजे, भूलना मत, अलार्म लगा लो।